हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। क्लास में हमने आज और भी बेहतर प्रयास करने की कोशिश की है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम यहाँ पर लेकर आए जिनसे आपको एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कॉपी पेन आप साथ में जरूर लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते ही चलेगा, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें रिवाइज कर सको और उनका फायदा उठा सको। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में। ऑप्शन 2 शरीर निर्माणक आहार के रूप में। ऑप्शन 3 सुरक्षात्मक आहार के रूप में। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं है। तो किस लिए सम्मिलित किए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, सुरक्षात्मक आहार के रूप में ताजे फल एवं सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो किसे संरक्षित करने के लिए रसाकर्षण का सिद्धांत उपयुक्त किया जाता है ये आपको बताना है। अचार, जेली, जैम, उपरोक्त सभी। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अचार के लिए भी किया जाता है, तो जेली संरक्षित करने के लिए भी किया जाता है और जैम संरक्षित के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 4.6, 6.6, 5.6, 5.2। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। आपको बताना है कि दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है तो कितना होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूध का आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु है 4.6, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 1 से 2 सप्ताह। ऑप्शन 2 3 से 4 सप्ताह। ऑप्शन 3 1 से 2 दिन। ऑप्शन 4 12 माह। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर आराम से यहाँ पर देना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो ज़्यादा गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 1 से 2 दिन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए क्रीम निकालने के लिए। ऑप्शन 2 खमीर खत्म करने के लिए। ऑप्शन 3 सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन 4 विटामिन बढ़ाने के लिए। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगाते चलेगा, क्योंकि पाश्चुरीकरण से कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बताना है कि दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है, क्या क्रीम निकालने के लिए किया जाता है, खमीर खत्म करने के लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए किया जाता है, या विटामिन बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य नियोजन में आरडीए का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आरडीए की फुल फॉर्म आपसे पूछिए तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा रिकमेंडेड डोजिंग अलाउंस। ऑप्शन 2 रिकमेंडेड डोजेस अलाउंस। ऑप्शन 3 रिकमेंडेड डे टू डे अलाउंस। ऑप्शन 4 रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर आरडीए की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए का पूर्ण रूप होगा। आइए देख लेते हैं और भी अच्छी तरीके से। तो खाद्य नियोजन में आरडीए का पूर्ण रूप रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है। आरडीए शरीर के सामान्य शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक अवशोषित पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 2010 आरडीए के अनुसार गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन के प्रतिदिन अतिरिक्त आवश्यकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 350 किलो कैलोरी 30 ग्राम। ऑप्शन 2 350 किलो कैलोरी 23 ग्राम। ऑप्शन 3 300 किलो कैलोरी 30 ग्राम। ऑप्शन 3 300 किलो कैलोरी 15 ग्राम। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है
और मोस्ट इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपसे 2010 आरडी के अनुसार गर्भवती महिला की ऊर्जा और प्रोटीन की प्रतिदिन अतिरिक्त आवश्यकता आपसे पूछी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर चाहिए 350 किलो कैलोरी और 23 ग्राम। ये आरडीए 2023 के अनुसार होगी। आइए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा ICMR 2010 है। आपको यहाँ पर बताना है गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। पहला ऑप्शन हमारा 35 mg प्रति डे, ऑप्शन 2 32 mg प्रति डे, ऑप्शन 3 37 mg प्रति डे, ऑप्शन 4 40 mg प्रति डे। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 2010 के अनुसार पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है 35 mg प्रति डे, तो ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही है। आइए समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा ICMR 2010 के अनुसार कितनी थी 35 mg प्रति डे, और ICMR 2020 के अनुसार लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा 40 mg प्रति डे कर दी गई है। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से बन रही, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। अगर 2010 के अनुसार आपसे पूछे तो 35 mg प्रति डे, और 2020 के अनुसार आपसे पूछे तो 40 mg प्रति डे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक पहचानिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए एस्परजिलस, ऑप्शन 2 पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन 3 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी, ऑप्शन 4 उक्त सभी। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक को पहचानना है। क्या पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? तो भोजन के साथ जुड़े कैंसर कारक एस्परजिलस भी होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कीटनाशी भी होते हैं। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, कम, अधिक, सामान्य, अत्यधिक। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है तो कितनी मात्रा दी जाती है आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर हिपेटिक कोमा की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा दी जाती है कम, तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट तापमाप में वृद्धि के लिए शरीर का आधारित चयापचय दर खाली स्थान बढ़ता है तो कितनी प्रतिशत बढ़ता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारित चयापचय दर कितना बढ़ता है, ये आपको बताना है। 7%, 25%, 10% या 20%। यूपी PGT 2021 UGC नेट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बुखार के समय प्रत्येक 1 फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारित चयापचय दर बढ़ता है 7%। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते और भी अच्छी तरीके से। तो आधारित चयापचय जब व्यक्ति पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है तब उस समय भी उसके शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि शरीर अगर यहाँ पर मानव शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में है तब भी उसकी जो अनैच्छिक क्रियाएं वे कार्य करती रहती है, जैसे कि हृदय धड़कना, रक्त का परिसंचरण, भोजन का पाचन, अवशोषण या उपापचयन, मूत्र का विसर्जन, सांस लेना और छोड़ना आदि क्रियाएं निरंतर रूप से होती रहती है। तो ये मनुष्य की कैसी क्रियाएं, ये अनैच्छिक क्रियाएं है जो निरंतर चलती रहती है। अतः इन अनैच्छिक क्रियाओं को करने में शरीर के ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही आधारीय चयापचय दर, जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। इस प्रकार ज्वर बुखार की स्थिति में BMR बढ़ जाता है। शरीर के तापमान में 1 फ़ारेनहाइट की वृद्धि होने से 7% ऊर्जा की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर बुखार की स्थिति में है तो BMR क्या होता है, इसका बढ़ जाता है। BMR की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इसकी फुल फॉर्म है। और आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 5 से 10%, ऑप्शन 2 15 से 20%, ऑप्शन 3 50 से 100% या इनमें से सभी। PGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
तो कितनी होती है ये आपको बताना है। तो लंबी अवधि के बुखार में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो होती है 50 से 100%। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मोटापे का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, अधिक खाना, कम व्यायाम। ऑप्शन 3 दोनों, 1 और 2 दोनों। यहाँ पर ऑप्शन 4 कम खाना। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013, 12 और 9 और 15 में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर मोटापे का कारण बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मोटापे का कारण अधिक खाना और कम व्यायाम होता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, 1 और 2 दोनों। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं मोटापे के कारण। तो मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है। मोटापे के कारण वजन बढ़ जाता है। मोटापे के कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण कारण भी दिए गए, तो कम व्यायाम, अधिक खाना, वायु, लिंग, गर्भावस्था, आर्थिक स्थिति और वंशानुक्रम ये मोटापे का कारण हो सकते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको यहाँ पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। हमारा बस मेन उद्देश्य यही क्लास लाने का, ताकि आपका एग्ज़ाम के समय अच्छा रिवीजन यहाँ पर हो जाए और हमारी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, उच्च रक्तचाप का खाली स्थान एक जोखिम कारक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, DNA, ऑप्शन 2 RNA, ऑप्शन 3 CHD, ऑप्शन 4 PEM। DSSB PhD 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि उच्च रक्तचाप का खाली स्थान एक जोखिम कारक है, तो क्या कारक है इसका यह बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, उच्च रक्तचाप का CHD एक जोखिम कारक है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। उच्च रक्तचाप CHD का एक जोखिम कारक है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उच्च रक्तचाप सामान्य एवं समृद्ध लोगों का रोग है, तो ये सामान्य लोगों को और समृद्ध लोगों को हो जाता है। अधिकांश धनाढ्य वर्ग के लोग ही इस रोग से पीड़ित होते हैं। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर 40 से 60 वर्ष के लोगों को होता है। हृदय रोग तथा गुर्दे की बीमारी के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। तो किन किन स्थिति में रक्तचाप बढ़ जाता है, तो हृदय एवं गुर्दे की बीमारी के कारण भी ये हो जाता है। मोटापा भी इस रोग का प्रमुख कारण है। तो मोटापा, हृदय रोग और गुर्दे की बीमारी और 40 से 60 वर्ष के लोगों में ये होता है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किसी परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। तो किस परीक्षण के द्वारा जांचा जा सकता है सरसों के तेल में आर्जिमोन के तेल की मिलावट को, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पहला ऑप्शन है हमारा साइट्रिक अम्ल मिलाकर, ऑप्शन 2 नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, ऑप्शन 3 एसिटिक अम्ल मिलाकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। TGT उत्तराखंड 2014, GIC प्रवक्ता 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, इससे सरसों के तेल में आर्जिमोन तेल की मिलावट को जांचा जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, NaHCO3 या NaCO3 या NaOH, या उपरोक्त में से कोई नहीं। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो NaHCO3 उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही यहाँ पर सही होगा। आइए अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एक यौगिक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जिसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है, जैसे केक, पेस्ट्री, डबल रोटी आदि। इसे गर्म करने पर निकलने वाली CO2 गैस केक पेस्ट्री को फुला देती है और केक मुलायम हो जाता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे, ये भी आप नोट करते चलेगा। इसका नाम भी पूछा जाता है NaHCO3 का, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये एक यौगिक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसे बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न सघनता वाले कपड़े का ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आवरण कम होता है, ऑप्शन 2 लचीलापन होता है, ऑप्शन 3 भार कम होता है, ऑप्शन 4 बेहतर हस्त होता है। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, निम्न सघनता वाले कपड़े का भार कम होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है पहनावा, वस्त्र, कपड़ा, ढांचा। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से वस्त्र। तो शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है वस्त्र। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, वह तंतु जो जलते समय बाल जलने जैसी गंध देता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पहला ऑप्शन है हमारा लिनन, ऑप्शन 2 नाइलॉन, ऑप्शन 3 रेयॉन, ऑप्शन 4 ऊन। RPSC स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि वह तंतु कौन सा है जो जलते समय बाल जैसी गंध देता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ऊन। ऊन वह तंतु है जो जलते समय बाल जैसी गंध देता है। आइए समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो ऊन केराटिन नामक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। ऊन केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप नोट करते चलेगा। प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा होने के कारण इसे प्रोटीन प्रधान रेशा भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऊन ही एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें गंधक होता है। इसमें 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन तथा 3 से 4% गंधक पाई जाती है। केराटिन पदार्थ सेलुलोज से विभिन्न होता है, यानी कि सेलुलोज से भिन्न होता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और सल्फर होता है। इन्हीं दो तत्वों की उपस्थिति के कारण यह वनस्पति जंतुओं से भिन्न होता है। प्रोटीन तंतु होने के कारण ही इसमें अधिक गर्मी होती है और जलते समय बाल जैसी गंध देता है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से बन रहे। ऊन में केराटिन नामक प्रोटीन युक्त पदार्थ बना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये प्रोटीन प्रधान रेशा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और उसमें कितनी मात्रा में 50% कार्बन, 25% ऑक्सीजन और 15% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन और 3 से 4% गंधक पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा क्योंकि कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव निर्मित तंतु की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन 3 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन 2 टाइटेनियम डाइक्लोराइड। TGT उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मानव निर्मित तंतु की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। तो मानव निर्मित तंतु की चमक घटाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वो है ट्राइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने 21वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 21वां क्वेश्चन है, सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मर्सराइजेशन, ऑप्शन 2 कैलेंडरिंग, ऑप्शन 3 सैनिटाइजेशन, ऑप्शन 4 फेल्टिंग। UGC नेट 2009, DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। तो किसके कारण कम होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सूती कपड़ों की जो सिकुड़न कम होती है तो वह सैनिटाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकोट वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नाइलॉन वस्त्र में। TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है तो किसमें होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है, पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है सूती वस्त्र में। और कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर। आपको बताना है कि किस में पाया जाता है, रेशम, कपास, लिनन, ऊन। अगर आपने पिछले क्वेश्चन हमारे ध्यान से देखे हैं तो
इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। टीजीटी 2010 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर चौथा। निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। इसमें यहाँ पर जो 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर पाया जाता है ऊन में। आइए यहाँ पर और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो ऊन रेशे में मुख्य भाग प्रोटीन का होता है। तो ऊन रेशे में जो मुख्य भाग होता है वो प्रोटीन का होता है। ऊनी रेशे में 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन, 3 से 4% यहाँ पर सल्फर मिलकर केरोटीन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OBA का परिवर्णी शब्द क्या होगा? आपको यहाँ पर OBA का यहाँ पर परिवर्णी शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्टिकल ब्राइटेनिंग एजेंट, ऑप्शन 2 ओरिएंटल ब्लीचिंग एजेंट, ऑप्शन 3 ओजोन ब्राइटेनिंग एजेंट, ऑप्शन 4 ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट। टीजी झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर OBA की फुल फॉर्म बतानी है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं जो मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। आपको यहाँ पर OBA की फुल फॉर्म बतानी है, तो क्या होगी? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट OBA की फुल फॉर्म होती है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? सेंफोराइजिंग, कार्बोनाइजिंग, वेटिंग या टेंडरिंग। जैसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 और टीजीटी उत्तराखंड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है। तो किस विशेष परिचर्या को किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा से वेटिंग। तो रेशम के कपड़ों पर विशेष परिचर्या की जाती है वेटिंग। आइए अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो वेटिंग परिचर्या, सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्के होते हैं। रेशम को टीन साल्ट से क्रिया कराकर रेशम के वस्त्र का वजन बढ़ाया जाता है। तो किससे इसका वजन बढ़ाया जाता है? तो टीन साल्ट की प्रक्रिया कराकर रेशम का वजन बढ़ाया जाता है। इसके छूने के गुण व लटकन से यहाँ पर शीलता को सुधारा जाता है। वस्त्र को धात्विक लवण के घोल में डुबोकर उसके वजन और आकार में वृद्धि की जाती है। तो ये आप ये भी नोट करते चलेगा। तो यह वेटिक परिचर्या जो किस पे की जाती है? यहाँ पर सिल्क रेशे पर की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था जापान में, चीन में, भारत में, फ्रांस में। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से चीन में। सबसे पहले रेशम का उत्पादन किया गया था चीन में। और रेशम के यहाँ पर पालन को क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रेशम पालन को क्या कहा जाता है। तो रेशम की पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन हमारा लिनन, ऑप्शन 2 रेयन, ऑप्शन 3 डेक्रोन, ऑप्शन 4 नायलॉन। DSSP टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से रेयन इनमें से पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पुनर्निर्मित रेशे यहाँ पर रेयन है जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। इस विधि से 3 प्रकार से रेयन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेयन कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन, ऑप्शन 2 क्यूप्रामो, यहाँ पर लीनियम नाइरो, यहाँ पर रेयन, विस्कोक रेयन। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, विस्कोक वाला तो एग्जाम में पूछा गया है। रेयन की खोज 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक चमत्कार है। इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। ये मानव निर्मित
निर्मित पहला रेशा है। तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसे कितने प्रकार से बनाया जा सकता है? 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर बन रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? 19वीं शताब्दी में। जो वैज्ञानिक चमत्कार है, इसे कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है और मानव निर्मित पहला रेशा भी है। तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से बन रहे हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। पारदर्शिता के साथ स्थायी कड़ापन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए अमोनिएटिंग से, डिस्टरिंग से, डिलस्टरिंग से, मर्सराइजिंग से, पार्चमेटाइजिंग से। आपको यहाँ पर बताना है कि पारदर्शिता के साथ स्थायी कड़ापन प्राप्त किया जाता है, तो किससे किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर है पार्चमेटाइजिंग से पारदर्शिता के साथ स्थायी कड़ापन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। सजावटी कपड़ों के किनारे तैयार किए जाते हैं नीटिंग विधि द्वारा। ऑप्शन 2 ब्रेड्स और लेस विधि द्वारा। ऑप्शन 3 फेल्टिंग विधि द्वारा। ऑप्शन 4 बुनाई विधि द्वारा। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सजावटी कपड़ों के किनारे तैयार किए जाते हैं तो किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो सजावटी कपड़ों के किनारे तैयार किए जाते हैं ब्रेड्स और लेस विधि के द्वारा। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। नील लगाने वाले कर्मक्रय प्रयोग किए जाते हैं सफ़ेद कपड़ों पर, गाढ़े मोटे कपड़ों पर, नीले कपड़ों पर, रंगीन कपड़ों पर। यहाँ पर आपको बताना है कि नील लगाने वाले कर्मक्रय प्रयोग किए जाते हैं। तो नील आपको बताना है कि किन कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही सफ़ेद कपड़ों पर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कांथा, दुर्जिन, फुलकारी, मिर्ची बाग, चिकनकारी, तेपची, कसीदा, निलक। GIC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा कसीदा, निलक, ये हमारा सुमेलित नहीं है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। कांथा दुर्जिन जो बंगाल की यहाँ पर कढ़ाई है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। कांथा तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फुलकारी और मिर्ची बाग ये पंजाब की है, ये भी क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। कसीदा जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया गया है, देखो यहाँ पर कसीदा, और निलक ये कहाँ की है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पश्मीना, दोसाला, कसाबा, जमावदार और दो रुका ये कहाँ की है? सभी कढ़ाई ये कश्मीर की है। तो कसीदा कहाँ की है? कश्मीर की है, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर होगा। चिकनकारी, तेपची ये कहाँ की है? यहाँ पर ये लखनऊ की होगी। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आड़े ग्रेन में कटा हो। ऑप्शन 2 सही ओरेब ग्रेन में कटा हो, सीधी ग्रेन में कटा हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। UGC नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा कटा हो। किस यहाँ पर किस में कटा हो, किस ये आपको बताना है। क्या आड़े ग्रेन में कटा हो, सही उरेब ग्रेन में कटा हो, या सीधी ग्रेन में कटा हो, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, सही ओरेब ग्रेन में कटा हो। परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा सही उरेब ग्रेन में कटा हो। तो ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और कंटेंट में कुछ कमियाँ दिखाई दे रही है तो ये भी आपको हमें ज़रूर बताना है, ताकि हम और भी इसमें सुधार कर सकें। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और भी बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से हमारी क्लास से हो सके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब देख लेते हैं अपना 33वां क्वेश्चन। मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र है लटकनील प्रकृति वाले, आड़ी धारी वाले, लंबी धारी वाले, कड़ेपन युक्त। PGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर मोटी व नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मोटी और नाटी महिला के लिए उपयुक्त वस्त्र है लंबी धारी वाले। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु सभी डार्ट किस दिशा में पॉइंट करती है? पीछे, बीच में, सामने, बीच में, वक्ष स्थल की दिशा में, कंधे की सिलाई की ओर। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसी वस्त्र को सही फिटिंग देने हेतु
सभी डार्ट किसी दिशा में पॉइंट करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, वक्ष स्थल की दिशा में। अगर हमें वस्त्र को फिटिंग देनी है तो सभी डार्ट जो यहाँ पर पॉइंट करते हैं वो वक्ष स्थल की दिशा में करते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाँका, तिरछी कच्ची सिलाई का टाँका, हेविंग टाँका या सम कच्चा टाँका। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं तो किस प्रकार का टाँका लगाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से तिरछी कच्ची सिलाई का टाँका लगाते हैं। अगर हमें यहाँ पर सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ना है तो हमें तिरछी कच्ची सिलाई का टाँका लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर या 10 से 5 सेंटीमीटर। टीजीटी 2006 और 9 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई आपको बतानी है कि कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 20 से 25 सेंटीमीटर की कैंची होनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता फैशन डिजाइनर, प्रधान रसोइया, आहार विशेषज्ञ, भौतिक अर्थशास्त्री। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, आपको बताना है कि एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता, कौन सा इनमें से नहीं बन सकता, ये आपको बताना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता, ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो गृह विज्ञान की शिक्षा एक नारी को पूर्णता प्रदान करती है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में गृह विज्ञान का योगदान है। पहला यहाँ पर दिया गया पारिवारिक स्तर के उत्थान में, पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षिका, अनुसंधान सहायिका, डाइटिशियन, नर्सरी स्कूल संचालिका, गृह विज्ञान प्रसारकर्ता और फैशन डिजाइनर। बाल शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार कल्याण तथा जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में। तो यहाँ पर गृह विज्ञान का जो विस्तार क्षेत्र है वो आपको बता दिया, लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही नहीं होगा। भौतिक अर्थशास्त्री यहाँ पर एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, कॉफी बनाना खालिस्तान निर्णय का एक उदाहरण है। आपाती, तुरंत, आदतन या चेतन। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कॉफी बनाना खालिस्तान निर्णय का एक उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कॉफी बनाना आदतन निर्णय का एक उदाहरण है। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में खालिस्तान चरण है। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का कौन सा चरण होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट संप्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुसरण करती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं समन्वयन, ऑप्शन 2 मूल्यांकन, ऑप्शन 3 आयोजन करना, ऑप्शन 4 नियोजन। यूजीसी नेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट संप्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुसरण करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे पर सही है, नियोजन। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान है जिसमें विशिष्ट संप्रयोजन, निर्णय श्रृंखला, अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुसरण करती है। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण योजना बनाना या आयोजन करना है। यह सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें सर्वाधिक निर्णय लिए जाते हैं। योजना का शाब्दिक अर्थ होता है, तो योजना का क्या शाब्दिक अर्थ होता है ये आप यहाँ पर दिया गया है कि किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। ये क्या है, योजना का शाब्दिक अर्थ है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना क्या कहलाता है। संगठन करना, योजना बनाना, नियंत्रित करना या बल देना। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर देना है।
यहाँ पर पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है योजना बनाना। तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र या रसायन शास्त्र। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है तो क्या होगा। क्या दर्शन शास्त्र होगा, जीव विज्ञान होगा, गणित अर्थशास्त्र होगा, रसायन विज्ञान होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है गणित अर्थशास्त्र। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है। यह कथन किसका है। फ्रांसिस मैकराबी, निकिल एवं डोर्सी, लेविस मम्फर्ट, वर्गीज एवं ओगेल। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है। आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा दिया गया है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है। आपको बताना है कि कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। ये महत्वपूर्ण कथन दिया गया है निकिल एवं डोर्सी के द्वारा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। पाठ्यक्रम उपयोगी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। शैक्षिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने हेतु, समय व शक्ति के उपयोग हेतु। ऑप्शन 3 शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु या उपरोक्त सभी। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पाठ्यक्रम उपयोगी है तो किस किस के लिए पाठ्यक्रम उपयोगी है ये आपको बताना है। क्या शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु है, समय व शक्ति के उपयोग के लिए है, या शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पाठ्यक्रम उपयोगी है, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने हेतु भी है, समय व शक्ति के उपयोग के लिए भी है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है मासिक सफाई, दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई या वार्षिक सफाई। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना कि घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है तो किसका महत्व है ये आपको बताना है। तो घर की सफाई में जो सर्वाधिक महत्व है वह है दैनिक सफाई का। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, आराम, स्वास्थ्य, खेल या उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये पार्कर के अनुसार पूछा गया है। मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य किसके अनुसार पूछे गए, पार्कर के द्वारा पूछे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा, आराम, स्वास्थ्य, खेल, उपरोक्त सभी पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य होंगे। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्कर ने मनुष्य जीवन को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित जीवन मूल्य बताए हैं, जिसमें प्रेम, शिक्षा, ज्ञान और बुद्धिमत्ता, कला, स्वास्थ्य, सुख, महत्वाकांक्षा, शिल्प, विज्ञान संबंधी रुचियाँ, खेल, धर्म आदि है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। अनिवार्य बचत का उदाहरण है सामान्य भविष्य निधि, बैंक जमा, जन भविष्य निधि, LIC। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अनिवार्य बचत का उदाहरण है तो क्या होगा ये आपको बताना है। क्या सामान्य भविष्य निधि होगा, बैंक जमा होगा, जन भविष्य निधि होगा या LIC होगा। तो अनिवार्य बचत का जो उदाहरण है वह है जन भविष्य निधि। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन है हमारा संरचनात्मक पूंजी जुटाने में, ऑप्शन 2 विकास पूंजी जुटाने में, ऑप्शन 3 मानव पूंजी जुटाने में, ऑप्शन 4 प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। यूजीसी नेट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं तो किनका सामना करते हैं ये आपको बताना है। तो नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में जो विशेष चुनौती का सामना करते हैं तो ऑप्शन चौथा हमारे प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा है, प्रणोदन, आवश्यकता, चालक या प्रेरक। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है।
आपको यहाँ पर बताना है कि प्रेरणा के स्रोत या चरण में प्रथम चरण कौन सा होगा। प्रणोदन होगा, आवश्यकता होगा, चालक होगा या प्रेरक होगा। तो प्रणोदन के स्रोत में पहला या प्रथम चरण कौन सा होगा, वह है हमारा दूसरा ऑप्शन सही, आवश्यकता होगा। आइए देख लेते हैं और भी अच्छे तरीके से। तो प्रेरणा के स्रोत या चरण जिसमें आपका आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रणोदन या प्रेरक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आवश्यकता है हमारा ये प्रथम चरण होगा हमारा यहाँ पर प्रेरणा के स्रोत का। तो ऑप्शन हमारा पहले ही यहाँ पर सही होगा, आवश्यकता। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। कतरन, हल्का कतरन, अत्यधिक कतरन, कढ़ाई कैंची। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। क्या कतरन किया जाता है, हल्का कतरन किया जाता है, अत्यधिक कतरन किया जाता है या कढ़ाई कैंची किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, हल्का कतरन सजावट के प्रयोग में किया जाता है, विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है, तो हल्का कतरन किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो हमारी क्लास से तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, थैंक यू।